And this is breaking news that's coming in. The key opposition meet that was led by Sharad Pawar has now come to an end. In fact, the meeting lasted for around 2.5 hours. The political issues were discussed. However, the NCP has clarified that Congress was not sidelined and said that Congress was in fact invited for the meet. So essentially what has come out of this meeting is that Yashwant Sinha will be forming a team on key issues that include things like economy, fuel prices, jobs. Former MPs, 7 judges will also be were also part of this meet. Those are some of the details here coming in. Let's in fact listen in. हम लोगों की मीटिंग लगभग 2.5 घंटे चली। राष्ट्रमंच की ये मीटिंग 2.5 घंटे चली और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा करने के लिए शरद पवार जी ने बुलवाई, ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सभा शरद पवार साहब के मकान पर हुई है, लेकिन ये शरद पवार साहब ने नहीं बुलवाई है। पहली बात, ये सभा राष्ट्रमंच के प्रमुख हमारे यशवंत सिन्हा जी की तरफ से बुलाई गई थी और हम सब जो राष्ट्रमंच के फाउंडिंग मेंबर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने सब सहयोग के साथ इस सभा का आयोजन किया था। दूसरी बात, ये प्रचार हो रहा है कि ये एक राजनीतिक बड़ा कदम उठाया जा रहा है शरद पवार साहब के ज़रिए और जिसमें कांग्रेस को अलग थलग छोड़ दिया गया है। ये बात भी गलत है। न तो राजनीतिक दृष्टि से कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई एक्सक्लूजन हुआ है। हमने उन मेंबरों को बुलाया है जो उस किस्म के हमारी आइडियोलॉजी जो है राष्ट्रमंच की, उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो जिसमें सभी राजनीतिक पक्षों के लोग आ सकते हैं। इसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं था। ऑल्टरनेट विजन के लिए राष्ट्रमंच ने अधिकृत किया है कि यशवंत सिन्हा जी, जो कि इसके मुख्य फाउंडर हैं, कन्वीनर हैं, वो एक टीम गठित करेंगे जो हर प्रकार के मुद्दे पर एक मजबूत विजन देश को देगा। इस विजन का हिस्सा देश के नागरिक होंगे, देश की सामाजिक संस्थाएं होंगी, राजनीतिक दल इस विजन का हिस्सा बनेंगे और इस तरीके से ऐसा नहीं होगा कि हमारे युवा देश में विजन का अकाल हो और खासकर सिर्फ इसलिए अकाल हो जाए कि मौजूदा सरकार किसी विजन पर काम नहीं कर रही। Let me in fact go across to Amit Kumar, who's joining us on the phone line. Amit, हमें बताइए ये मीटिंग में क्या-क्या डिस्कस हुआ, क्या हम जानते हैं इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी बात कि तमाम जो करीब 8 पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल थी, एनसीपी, टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएलडी, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हिस्सा लिया। एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ भी थे, जैसे जावेद अख्तर जैसे लोग भी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये अगर नेताओं का जो बयान था, ये कह रहे थे कि जो यहाँ पे एक विजन को डेवलप करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस मीटिंग में ये तय हुआ है कि एक अल्टरनेटिव बनना है, हमें सरकार का एक अल्टरनेटिव देना है। लेकिन सरकार का अल्टरनेटिव देने का मतलब है कि पॉलिटिकल फोर्स खड़ा करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है, पूरे पॉलिटिकल एजेंडे इसमें चर्चा में थे, लेकिन ये इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हम पॉलिटिकल एक मूवमेंट खड़ा करना चाहते हैं या पॉलिटिकल अल्टरनेटिव देना चाहते हैं। इनका ये कहना है कि हम जोड़ना चाहेंगे लोगों को, लेकिन साफ तौर पे एक कोशिश है, एक प्रयास है। आज आप इसे कह सकते हैं कि एक पहला स्टेप है कि पॉलिटिकल इसे एक अमली जामा नहीं पहना के एक राष्ट्रमंच के नाम पर कोशिश यही है कि तमाम जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जो सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, उन्हें एक साथ जोड़ा जाए। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की तो उन्होंने कहा कि इस बार तमाम जो नेता थे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की सहमति से यहाँ पर हैं और अगली जब मीटिंग तय होगी तो उसमें और पॉलिटिकल पार्टीज़ को जोड़ा जाएगा। तो कोशिश वही है जो पहले से दिख रहा था कि एक प्रयास होगा थर्ड फ्रंट जैसा एक फ्रंट तैयार करने का जो नॉन बीजेपी हो। लेकिन हालांकि कोशिश इनकी है कि थर्ड फ्रंट ना बन के वो सेकंड फ्रंट बने, क्योंकि अगर उसमें कांग्रेस को शामिल कर लेते हैं तो ये प्रयास है। और तमाम नेताओं ने कहा कि ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, हम कांग्रेस को भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कांग्रेस को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस और हमें ये सारी बातें बताने के लिए। लेट मी इन फैक्ट गो अक्रॉस टू विनोद शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, हु इज जॉइनिंग मी एज वेल। Vinod Sharma, thank you so much for joining us. Your own interpretation of what we are seeing, how this seeing this entire thing play out.
Well, it was, in my view, I mean, I am not making light of it, but at the same time, it came across to me as a kind of a panel discussion, given that so many people were invited who appear on television channels so often, sort of a panel discussion on key issues facing the country. It wasn't an attempt per se, to invite political parties. The invitations that were extended were in individual capacity to people who they thought were in a position to contribute to the discussion. For instance, KC Singh, he's not aligned with any political party, of former diplomat. He was invited. There was this invite to Karan Thapar. I wonder whether he participated or not. Ashutosh, former journalist, he was also invited, and Manish Tiwari of the Congress. And similarly, Manoj Jha, who's a very articulate RJD member, who was invited but excused himself because he was to travel to perhaps to Bagdogra today. So these invitations were extended in individual capacity to various people whom the organizers thought were in a position to contribute to the discussion. Frankly, to suggest that there can be a front against the BJP without involving the Congress is not a correct analysis of the situation. Even in its very depleted state, the Congress still will constitute the biggest core for any anti-BJP coalition. Any coalition, if it has to survive, it has to sustain, it has to be viable, it has to have a core which is bigger than other parties which are surrounding the core. And Congress today in its weakened state has 55 members of parliament, which no other party, including the TMC, can boast of. So the regional parties are great value addition. And as some before the 2019 elections, Mr. Sharad Pawar told me in an interview that it will be good if there's a seat distribution and understanding between regional parties and the national party, which is the Congress, on the basis of the relative strength of the two parties in various states. For instance, in West Bengal, TMC should get precedence. Similarly, in Kerala, there should be an equity between the left and the Congress. This was his formula, which did not work in 2019. But I think that formula, if the participants are serious about setting up a front, is still valid. But for that, they'll have to be really serious about cooperating with each other and setting up a program which gives an alternative to the BJP's policies, which can easily be done with some fine minds from the left, from the NCP, the Congress, the TMC, and other regional groupings, including the RJD and the Samajwadi Party, which are possible, which can be possible constituents of any front. Without them, no front will be viable. So all these parties which are having presence in legislative presence in Parliament should be brought on board. And if this attempt is towards in that direction, then they'll have to adopt an incremental approach into widening its scope and co-opting people one by one after thorough discussions. I think that much of what has happened today is a media event. It is not as much of a forward movement towards an alliance against the BJP because the next elections are still 3 years away. But for the upcoming elections in the 5 states next year, perhaps these parties can have some sort of an understanding where they'll have to come to a meeting ground while protecting their turfs and ambitions in wherever they're going to contest together. At the upcoming elections, there is going to be a direct fight between the Congress and the BJP in Himachal and Uttarakhand and to some extent in Goa, where the Aam Aadmi Party too has ambitions. So let's see what works out finally. But as of today, it was, I think, a seminar of people
who are wise people and political people who are also wise. All right, Vinod Sharma, thank you so much for joining us with that quick perspective on this entire issue.